हेलो दोस्तों, जय हिंद, जय भीम, जय संविधान। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हम आपके लिए क्लास लेकर के आए हैं। BPCG 176 ये सब्जेक्ट कोड रहेगा और जो कोड का नेम है वो है जेंडर मनोविज्ञान, साइकोलॉजी ऑफ जेंडर। इसके अंदर हम जेंडर मनोविज्ञान से जुड़े हुए प्रश्नों को देखेंगे, प्रश्नों के उत्तर जो हैं उनको समझेंगे और हमारा जो मेन फोकस होगा वो मेन फोकस हमारा उन प्रश्नों पर रहेगा जो प्रश्न कई बार इस एग्जाम में पहले पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जा सकते हैं। तो हम अपनी ये क्लास स्टार्ट करते हैं और पहला जो इसके अंदर प्रश्न है, पहला प्रश्न है इसके अंदर लिंग, सेक्स और जेंडर में क्या अंतर है। ये सवाल हम बहुत सारी क्लासेस में बहुत सारे विषयों पर पहले भी करवा चुके हैं और ये बहुत ही अहम जुड़ा हुआ सवाल है इस सब्जेक्ट कोड का भी। तो आप इसको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करना कि लिंग और जेंडर में अंतर क्या है, सेक्स और जेंडर में अंतर क्या है। लिंग क्या है? ये जैविक और शारीरिक अंतर को दर्शाता है जो जन्म के समय स्त्री और पुरुष के रूप में निर्धारित होता है, जैसे गुणसूत्र और जननांग। ये सार्वभौमिक और अपरिवर्तनीय है। ठीक है, जब हम पैदा होते हैं, जिस लिंग के साथ हम पैदा होते हैं, जो हमारे जननांग जो होते हैं उसके बेसिस पे डिसाइड होता है कि हमारा लिंग क्या है। हम एक पुरुष हैं या हम एक स्त्री हैं, वो क्या कहलाता है? लिंग, सेक्स कहलाता है। दूसरा है जेंडर। ये समाज द्वारा पुरुषों और महिलाओं को दिए गए सामाजिक, सांस्कृतिक और मनोवैज्ञानिक भूमिकाओं, व्यवहारों व अपेक्षाओं से संबंधित है। ठीक है, यानी कि जेंडर क्या है? ये समाज द्वारा दिया जाता है। हमारा अपीयरेंस कैसी है, हम कैसे दिख रहे हैं, हमारी सोच कैसी है, ये सारी चीजें किसके ऊपर डिपेंड होती हैं? हमारे जेंडर के ऊपर। और इससे ही हमारे जेंडर का मालूम पड़ता है। और ये अपरिवर्तनीय है और ये परिवर्तनीय है। ये इसका मेन फर्क है। अगर हम इनके अंतर की बात करें, लिंग प्रकृति द्वारा प्रदत्त है जबकि जेंडर समाज द्वारा निर्मित है। जो लिंग है वो प्रकृति ने हमें दिया है, हम जिस जैसे पैदा हुए हैं, जैसा ईश्वर ने हमें जन्म दिया है, इस धरती पे उतारा है, हम लिंग के साथ उतरते हैं जो प्रकृति के द्वारा दिया गया है। और जेंडर जो है वो समाज द्वारा निर्मित है। समय और संस्कृति के अनुसार जेंडर की भूमिकाएं बदल सकती हैं, लेकिन जैविक लिंग नहीं बदलता। उदाहरण के लिए बच्चों को जन्म देना जैविक लिंग स्त्री से जुड़ा है, जबकि घर का खाना पकाना या बाहर काम करना समाज द्वारा तय जेंडर भूमिका है। भाई बाहर जाकर के कौन काम करेगा, पुरुष करेगा या स्त्री करेगी? ये हमें जेंडर द्वारा ये समझाया जाता है कि अगर एक पुरुष है तो वो बाहर जाकर के काम करना उसका काम है, और घर की सारी चीजों का ख्याल रखना, घर का रख रखाव करना, घर में खाना बनाना, घर में बर्तन धोना, घर में कपड़े धोना, ये सारा महिलाओं का काम है। ये कौन बताता है? जेंडर। ठीक है, तो ये हमने ये सवाल समझ लिया। दूसरे प्रश्न पे आते हैं, जेंडर समाजीकरण, जेंडर सोशलाइजेशन क्या है? इसका अर्थ पहले हम समझते हैं। यह वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति अपने समाज में प्रचलित जेंडर भूमिकाओं, मूल्यों और विश्वासों को सीखता है। मतलब समाज में भूमिकाएं क्या हैं वो सब देखी जाती हैं इसके माध्यम से। अब इसके घटक क्या हैं? परिवार, सारथी समूह, विद्यालय और मीडिया इसमें मुख्य भूमिका निभाते हैं। ये सारी जगह जहां पर हमें जेंडर का ज्ञान प्राप्त होता है। प्रक्रिया जो है इसकी, बचपन से ही लड़कों और लड़कियों को अलग अलग प्रकार के खिलौने, जैसे लड़कों को कार, लड़कियों को गुड़िया देना, उनके पहनावे और व्यवहार के तौर तरीके सिखाना इसी का हिस्सा है। परिवार से शुरू होने वाली यह प्रक्रिया व्यक्ति के जीवन भर चलती है और उसके भीतर स्त्रीत्व या पुरुषत्व की भूमिका को पुष्ट करती है। बचपन से ही हमें यह समझाया सिखाया जाता है हमारे समाज के अंदर कि हमारा जो, अगर मैं एक पुरुष हूं तो मेरी क्या जिम्मेदारी है समाज के प्रति और मुझे क्या करना चाहिए, ये सब कौन सिखा रहा है? समाज सिखा रहा है। उसमें चाहे मेरे परिवार हो, चाहे मेरा आस पड़ोस हो या मेरा स्कूल ही क्यों ना हो, वो हमें स्टार्टिंग से ही समाज में बताता है कि मैं पुरुष हूं तो मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहनी है, और अगर कोई स्त्री है, कोई बच्ची है, कोई लड़की है तो उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहनी है। ठीक है, ये इस प्रक्रिया से साबित हो जाता है। अगले हम प्रश्न को देखते हैं, सेंड्रा बैम का जेंडर स्कीमा सिद्धांत। सेंड्रा बैम्स का क्या बताना है? जेंडर स्कीम थ्योरी हमें समझनी है। परिचय अगर हम देखें सेंड्रा बैम का, सेंड्रा बैम ने 1991 में यह सिद्धांत दिया था कि बच्चे अपने समाज की संस्कृति से यह सीखते हैं कि पुरुष और महिला होने का क्या अर्थ है। बच्चे कैसे समझते हैं भाई? समाज से समझते हैं कि भाई एक पुरुष होना और एक महिला होना क्या है। ठीक है, यह बात सही है। स्कीमा का निर्माण, बच्चे अपने अनुभवों के आधार पर सूचनाओं का एक मानसिक ढांचा, स्कीमा तैयार करते हैं। वे हर चीज को लड़कों से जुड़ी या लड़कियों से जुड़ी श्रेणियों में बांटने लगते हैं। यह बहुत ही सही पॉइंट इसमें बताया गया है, क्योंकि अगर कुछ
हमारे बचपन में भी कुछ गेम होते थे, तो हमने क्या कर दिया था, हमने श्रेणियों में बांट दिया था कि भाई ये जो गेम है, ये जो खेल है, ये सिर्फ लड़कियां खेलती हैं, और ये जो गेम है, ये खेल जो है, ये सारे लड़के खेलते हैं। तो इस तरीके से इनका भी श्रेणी में बांट दिया गया था। ठीक है, तो ये भी एक तरीके से श्रेणी बन गई थी। अगर हम आगे बात करें इस पर प्रभाव की, अगर हम बात करें इसमें, जो बच्चे अत्यधिक जेंडर सिकेमैटिक होते हैं, वे अपने व्यवहार और प्राथमिकताओं को उन्हीं सामाजिक पैमानों के अनुसार ढालते हैं। बैन के अनुसार जेंडर असेंसेटिव या कम रूढ़िवादी सोच से व्यक्ति का मानसिक विकास अधिक संतुलित हो सकता है। अगर ये सारे, देखो, अगर हम बात करें, मैं बिल्कुल रियलिटी की बात करूं ना, अगर मैं बिल्कुल बिल्कुल ऑन फील्ड रियलिटी की बात करूं, अगर हम देखते हैं यूरोप के कल्चर को या अमेरिका को देखते हैं, ठीक है, अमेरिकन कल्चर को देखते हैं, यूरोपियन कल्चर को देखते हैं, वहां कहीं ना कहीं उन लोगों के आगे होने की, आगे बढ़ने की वजह यह भी है क्योंकि वहां पर ये रूढ़िवादी सोचें नहीं है। इस तरीके की सोच वो नहीं रखते हैं, वो श्रेणियों में नहीं बांटते हैं, लड़का लड़की में फर्क नहीं समझते हैं। जितना पुरुष को जाना चाहिए मिलिट्री के अंदर, आर्मी के अंदर, उतना ही वहां पर औरतें और लड़कियां भी होती हैं। तो वहां पर इस चीज को डिसाइड नहीं किया जाता कि भाई कौन लड़की है तो वो क्या काम करे, या कोई लड़का है तो उसको यही काम करना चाहिए। ऐसा नहीं है, वहां पर महिला पुरुष की भागीदारी बराबर है। वहां पर पढ़ाई हो, एजुकेशन, कोई भी चीज हो, कोई भी फील्ड हो, वहां पर इस चीज को नहीं देखा जाता कि भाई ये लड़की है या ये लड़का है, अब हम इसको इस फील्ड में ही रहने दे सकते हैं या इस फील्ड में इसका जाने से ये चीज कमजोर बनेगी, ऐसा नहीं होता। ठीक है, बराबर का समझा जाता है। अगर अगले प्रश्न का हम आते हैं, हम जेंडर रूढ़ियां, जेंडर स्टीरियोटाइप्स क्या हैं। परिभाषा को अगर हम इसकी देखें, समाज द्वारा पुरुष और महिलाओं के बारे में अपनाई गई सामान्यकृत, अक्सर अति सरलीकृत और तयशुदा धारणाएं जेंडर रूढ़ियां कहलाती है। जो चीजें पहले से ही जेंडर के आधार पर बांट दी गई हैं, ठीक है, जेंडर के आधार पर अलग अलग कर दी गई हैं, एक मानसिक सोच बना ली गई है, रूढ़िवादी सोच बना ली गई है। वो क्या है, एक तरीके से इसकी परिभाषा है जेंडर रूढ़ियों की, कि भाई ये जेंडर रूढ़ियां जो है वो क्या है, उनको तय कर लिया गया दिमाग के अंदर ही कि किस तरीके से हमें श्रेणियां बनानी है, किस तरीके से हमें किसको किस श्रेणी के अंदर रखना है। आगे हम इसी सवाल पर चलते हैं, इसकी विशेषताएं देखते हैं। ये मान्यताएं तय करती हैं कि किसे कैसा व्यवहार करना चाहिए, कौन सा पेशा चुनना चाहिए और उनकी क्षमताएं कैसी होनी चाहिए। देखो, अब ये वही बात आ गई, अब इसमें वही बात ओपनली खुल करके आ गई कि भाई किसको क्या पेशा चुनना है, ये पहले से ही समाज ने डिसाइड कर दिया है, ये पहले से ही समाज ने फाइनलाइज कर दिया है कि भाई आप अगर एक महिला हो तो आप इस तरीके के काम में मत जाओ जहां पर मानसिक, जहां पर शरीर द्वारा मेहनत ज्यादा हो। जैसे मान लो आर्मी हम मान लेते हैं, आर्मी के अंदर एक बहुत ही कम भागीदारी है भारत के अंदर, है ना। अगर आप दूसरे यूरोपियन कंट्रीज या अमेरिकन कंट्रीज को देखोगे, वहां पर आर्मी के अंदर बहुत बड़े लेवल पर महिलाओं की भर्ती होती है, पर भारत के अंदर ऐसा नहीं है। तो ये क्या, ये रूढ़िवादी सोच ही तो है। अगर हम महिलाओं को आगे बढ़ने नहीं दे रहे या ऊंची पोस्ट के ऊपर महिलाओं को हम नहीं नियुक्त कर पा रहे हैं, तो ये तरीके से समाज में ये चीज का एक ओपन क्लैरिटी हमें देखने को मिल रही है ना कि हम कितना पीछे हैं, है ना। अगर हम उदाहरण देखें, ये रूढ़ी कि महिलाएं अधिक भावुक और कोमल होती हैं या पुरुष मजबूत, आक्रामक और रोते नहीं हैं, ये रूढ़ियां व्यक्तियों की वास्तविक योग्यताओं को दबा देती है और समाज में असमानता का बढ़ावा देती है। अब देखो, यही महिलाएं क्या है, अधिक भावुक और कोमल दिखाई जाती है, ठीक है। महिलाओं को क्या दिखाया जाता है, अधिक भावुक और अधिक कोमल, और आदमियों को दिखाया जाता है कि भाई ये तो आदमी है, ये तो रो नहीं सकता है। तो यही जो डिफरेंस है, यही जो चीजें हैं, जो चीजें श्रेणियां बना रही हैं, जो अलग अलग श्रेणियों में काट रही हैं, जो इंसान को इंसान से अलग कर रही हैं, वो ये श्रेणियां ही हैं, जिसकी वजह से महिलाओं को बराबर अवसर नहीं मिल पाता है। तो हमें इन चीजों से आगे बढ़ना पड़ेगा अगर हमें समाज के अंदर एक मजबूत समाज बनाना है। तो अब हम बात करते हैं एलजीबीटीक्यू प्लस की, समुदाय की मनोसामाजिक स्थिति की चर्चा कीजिए। एनजीबीटीक्यू ये जो समुदाय है, ठीक है, इसके मनोसामाजिक स्थिति को हमें समझना है। इस सवाल के अंदर स्थिति क्या है, इस समुदाय के लोगों को अपने जेंडर पहचान या यौन रुझान के कारण अक्सर सामाजिक कलन, भेदभाव और बहिष्कार का सामना करना पड़ता है। इस एलजीबीटीक्यू ये जो समुदाय है, इसके लोगों को ऐसी नजर से देखा जाता है, ऐसी, मतलब कि उनके प्रति लोगों का ऐसा रवैया होता है कि लोग उनको समाज से अलग मानते हैं, समाज का हिस्सा नहीं मानते हैं। बहुत सारी जगह ऐसी ही हैं,
मानसिक स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? लगातार होने वाले उत्पीड़न और पारिवारिक अस्वीकृति के कारण इनमें तनाव, अवसाद, चिंता और हीन भावना का जोखिम आम आबादी से अधिक होता है। ये जो लोग होते हैं, एक तो परिवार कहीं न कहीं इनको नहीं समझ पा रहा होता है ना? और कहीं न कहीं उनको तनाव पड़ता रहता है क्योंकि परिवार की स्वीकृति नहीं मिल रही है, परिवार एक्सेप्ट नहीं कर रहा है और बाहर भी लोग उनके साथ भेदभाव कर रहे हैं। ठीक है? तो हमें ऐसा करना नहीं चाहिए, ठीक है? भाई देखो, हर किसी इंसान की एक अपनी लाइफ़ है, एक अपनी ज़िंदगी है, एक अपना जो मैं अंदरूनी हूँ, अगर मेरे अंदर मान लो हर इंसान के अंदर कोई ना कोई इंटरनल उसे मालूम होता है कि भाई मेरी क्या चीज़ है, जो मैं फ़ील करता हूँ, महसूस मैं क्या करता हूँ, मेरी आत्मा क्या कहती है, ठीक है? अगर मैं अपनी आत्मा का घरा घोट दूँ, ठीक है? लोगों के सुनने समझने पर, तो वो क्या मेरे लिए अच्छा है? नहीं है मेरे लिए अच्छा। तो ऐसे ही ये ग्रुप है, ये समुदाय है। इस समुदाय के अंदर भी जो इंसान जैसा अपने अंदर से फ़ील कर रहा है, वो चाहता है वो वैसी ज़िंदगी जिए और हम कौन होते हैं उनका ये हक छीनने वाले। तो ये बात समझ के रखना। संक्रमण और समर्थन। हालाँकि अब कानूनी और सामाजिक जागरूकता बढ़ रही है, फिर भी इन्हें मुख्यधारा में सम्मानजनक स्थान दिलाने के लिए मनोवैज्ञानिक परामर्श, सामाजिक अपनाव और सुरक्षित माहौल की आवश्यकता है। अब भी बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पर इन लोगों को साथ लेकर के चलने की ज़रूरत है, ठीक है? इन्हें समाज से अलग नहीं समझना है। वो वो उनकी चॉइस है, वो कैसे रहना चाहते हैं। ये हम और आप डिसाइड नहीं कर सकते कि इंसान कैसे है, उसकी ज़िंदगी है। अगले प्रश्न को देख लीजिए, भारतीय संदर्भ में कार्यस्थल पर जेंडर संबंधी मुद्दे क्या हैं? कार्यस्थल पर, वर्क प्लेस पर क्या मुद्दे हैं, ठीक है? जेंडर संबंधी वो हमें देखना है। अब इसमें मुद्दों की बात करी जाए, भारतीय कार्यस्थलों पर महिलाओं और लैंगिक अल्पसंख्यकों को वेतन में असमानता, कांच की छत यानी उच्च पदों तक पहुंचने में बाधा और कार्यस्थल पर उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है। ये जो इस कम्युनिटी से जुड़े हुए लोग हैं, एक तो उनके साथ वैसे भी भेदभाव होता है और कार्यस्थल पर भी भेदभाव होता है, उसमें महिलाएँ भी हैं। आप हमेशा देख के रखना। और किसी भी इंडस्ट्री में ले लो आप, किसी भी इंडस्ट्री में, अगर मैं आज बात करूँ आपसे सबसे बॉलीवुड इंडस्ट्री की मैं अगर आपसे बात करूँ, सारी चीज़ों को साइड कर दीजिए, वहाँ पर तो बहुत पढ़े-लिखे लोग हैं, वहाँ पर तो बहुत हाइली एजुकेटेड लोग हैं, लेकिन वहाँ पर भी अगर आप देखोगे, तो एक पुरुष की तुलना में महिला अभिनेत्री को कम पैसे मिलते हैं। महिला अभिनेत्री जो है उसको कम वेतन मिलता है उसकी मेहनत का। तो ये क्यों है? क्या उसके अंदर टैलेंट की कमी है? क्या उसके अंदर चीज़ें वो बेटर नहीं कर सकती है? क्या वो किसी पुरुष से कम है? तो ये चीज़ें हमने ही डिसा आपने और मैं हमने ही डिसाइड करी हैं। क्योंकि हम क्या है, हम पुरुष प्रधान समाज में हैं। हम एक एक्टर जो हीरो है, उसको तो हम बहुत बड़ा मान लेते हैं। क्या हम उतना ही दीवानापन, उतनी ही चीज़ें क्या हम किसी हीरोइन के लिए भी रखते हैं? क्या इसी किसी एक्ट्रेस के लिए भी रखते हैं? ठीक है? हम उस लिहाज पे सोच ही नहीं पाते एक्ट्रेस के लिए। हम ये मान ही नहीं पाते कि वो भी एक सुपरस्टार है ना? हम एक हीरो को ही हमेशा एक पुरुष को ही, एक मेल को ही एक सुपरस्टार समझते हैं, ठीक है? तो ये हमारी सोच है, हमें अपने आप को भी बदलना पड़ेगा, कहीं न कहीं। आगे अगर हम देखें तो दोहरी ज़िम्मेदारी, महिलाओं पर घर के प्रबंधन और देखभाल की पारंपरिक ज़िम्मेदारी का बोझ होता है, जिससे उनके करियर की प्रगति प्रभावित होती है, ठीक है? भई मैंने अक्सर देखा है, मैंने ये चीज़ बहुत नोटिस करी है कि जो महिला अगर जॉब कर भी रही है, कहीं काम कर भी रही है, कोई बिज़नेस कर भी रही है, उसके बावजूद भी उसके ऊपर घर की ज़िम्मेदारी होती ही होती है। तो दोहरी ज़िम्मेदारी महिलाएँ बिताती हैं, काम करने के बावजूद। अगर वो बाहर कहीं काम भी कर रही है, कोई ऑफ़िस में वर्क कर रही है या कहीं बिज़नेस में भी कोई बिज़नेस रन कर रही है, उसके बाद भी उसे घर का काम करना ही पड़ता है। तो ये दोहरी ज़िम्मेदारी है। अब इसका समाधान क्या है? सुरक्षित कार्य वातावरण, मातृत्व अवकाश नीतियों का कड़ाई से पालन और समान अवसर के दृष्टिकोण से इन बाधाओं को दूर किया जा सकता है। ये कुछ पॉइंट हैं, जिनकी मदद से हम ये कोशिश कर सकते हैं कि भई महिलाओं के लिए माहौल को थोड़ा सहज बनाया जाए, माहौल को थोड़ा बेहतर बनाया जाए। तो हमने ये आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करे इस क्लास के अंदर। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करिए, पेज को फॉलो, सब्सक्राइब करिए और हमारे वीडियोज़ के साथ जुड़े रहिए। अगर आपको किसी भी किसी भी सब्जेक्ट कोड की क्लास चाहिए, उसके लिए वीडियो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है। कमेंट करिए और हम आपके लिए वो क्लास रेडी करेंगे। थैंक यू सो मच।